So we have seen the clinical features of malabsorption. Now next is investigations for malabsorption. First is fat malabsorption. ठीक है, तो फैट malabsorption के लिए हम या तो क्वालिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं या क्वांटिटेटिव टेस्ट कर सकते हैं. जो क्वांटिटेटिव टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है. द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर फैट malabsorption इज द क्वांटिटेटिव टेस्ट. और जो क्वालिटेटिव टेस्ट है वहाँ पे हम सुडान 3 स्टेन यूज़ करते हैं. ठीक है, सुडान 3 के अलावा क्वालिटेटिव टेस्ट में हम सुडान 4 भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल रेड ओ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे स्टेन्स हम क्वालिटेटिव टेस्ट में यूज़ करते हैं. एंड सुडान 3 इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द फैट ड्रॉपलेट्स इन स्टूल. तो ये तो क्वालिटेटिव टेस्ट हो गया. क्वांटिटेटिव टेस्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. इट इज़ द यहाँ पे हम फीकल फैट एस्टिमेशन करते हैं. ठीक है, यहाँ पे फीकल फैट एस्टिमेशन करते हैं ओवर 72 आवर्स. ठीक है, फीकल फैट टेस्ट, फीकल फैट एस्टिमेशन करता है फॉर 72 आवर्स. इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हम फैट इनपुट देते हैं. फैट इनपुट ऑफ 100 ग्राम पर डे फॉर 5 days. दैट इज़ डे 1 to डे 5. और इसमें अगर डे 3, डे 4, डे 5 दैट इज़ लास्ट 3 कंटिन्यूस डे पे अगर जो फैट एक्सक्रीशन है स्टूल में दैट इज़ मोर देन 7 ग्राम पर डे, दैट मीन्स स्टियाटोरिया इज़ प्रेजेंट. ठीक है, मतलब फॉर 72 आवर्स इफ़ द फैट एक्सक्रीशन इज़ मोर देन 7 ग्राम पर डे देन स्टियाटोरिया इज़ प्रेजेंट. So fetal fat excretion of greater than 7 grams per day is diagnostic. Fecal fat estimation is the gold standard investigation for overall malabsorption. Overall malabsorption के लिए भी जो gold standard है that is the fecal fat estimation. Fat malabsorption का gold standard तो है fecal fat estimation और overall malabsorption का भी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, फीकल फैट एस्टिमेशन. नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट malabsorption. तो इसमें पहला टेस्ट है डीज़ाइलोज. डीज़ाइलोज इज़ बेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक. कार्बोहाइड्रेट malabsorption का पहला टेस्ट क्या है, डीज़ाइलोज. इट इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक. बेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक. डीज़ाइलोज क्या है, इट इज़ अ पेंटोज मोनोसैकेराइड. डीज़ाइलोज क्या है, इट इज़ अ पेंटोज मोनोसैकेराइड एंड इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट द नीड ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, तो ये जो डीज़ाइलोज होता है इसको एंजाइमेटिक डाइजेशन का ज़रूरत नहीं है. इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, इट इज़ यूज टू एसेस द इंटीग्रिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. तो डीज़ाइलोज टेस्ट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट malabsorption. डीज़ाइलोज इज़ अ पेंटोज मोनोसैकेराइड. ठीक है, और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है. दिस टेस्ट इज़ यूज टू एसेस द इंटीग्रिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा. एसेस द इंटीग्रिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. इसका प्रोसीजर क्या है, 24 ग्राम ऑफ डीज़ाइलोज इज़ गिवन ओरली आफ्टर फास्टिंग. ठीक है, ओवरनाइट फास्टिंग के बाद अर्ली मॉर्निंग हम 25 ग्राम ऑफ डीज़ाइलोज देंगे. 25 ग्राम ऑफ डीज़ाइलोज इज़ गिवन ओरली आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग. ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में कितना डीज़ाइलोज देना है, 25 ग्राम ऑफ डीज़ाइलोज को देना है सुबह में आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग. एंड देन कलेक्ट यूरिन सैम्पल entire volume passed after 4 to 6 hours and check the डीज़ाइलोज लेवल. तो 24 ग्राम डीज़ाइलोज दे देंगे, उसके बाद 4 से 6 घंटे के बाद यूरिन कलेक्ट करेंगे. यूरिन में डीज़ाइलोज का लेवल देखेंगे. अगर यूरिन में जो लेवल है दैट इज़ मोर देन 4.5 ग्राम, इट मीन्स द इंटरप्रिटेशन इज़ नॉर्मल. नॉर्मल मतलब यूरिन में 4.5 ग्राम से ज़्यादा होगा.
अगर 4.5 ग्राम से ज़्यादा होगा मतलब वो एब्जॉर्ब हो चुका है, फिर यूरिन में एक्सक्रीट हुआ है। तो नॉर्मल मतलब जो यूरिन में है वो 4.5 ग्राम से ज़्यादा डीज़ाइलोज होगा। और पॉजिटिव मतलब जो डीज़ाइलोज यूरिन में है दैट विल बी लेस देन 4.5 ग्राम। अगर 4.5 ग्राम से कम है तो इट विल इंडिकेट स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल पैथोलॉजी। स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल पैथोलॉजी, ठीक है। तो डीज़ाइलोज टेस्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव होता है अगर स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल पैथोलॉजी है। अगर कोई पैथोलॉजी है तो डीज़ाइलोज टेस्ट पॉजिटिव होगा और उसमें जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 4.5 ग्राम। क्या अगर यूरिन में डीज़ाइलोज 4.5 ग्राम से कम है, डीज़ाइलोज 4.5 ग्राम से कम है दैट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल पैथोलॉजी। अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोलॉजी है, ठीक है, कि म्यूकस में कोई पैथोलॉजी है, कि म्यूकोज़ा में कोई पैथोलॉजी है, तो फिर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। और जो डीज़ाइलोज यूरिन में होगा दैट इज़ लेस देन 4.5 ग्राम। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी मिलता है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव किन किन केसेस में मिल सकता है? रीनल फेलियर में मिल सकता है, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट में मिल सकता है, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट में मिल सकता है, सीबो में मिल सकता है या एसाइटिस में मिल सकता है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब एबनॉर्मल रिजल्ट्स ड्यू टू द स्मॉल इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है बट एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल पैथोलॉजी नहीं है, तो फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है रीनल फेलियर में, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट जो कि होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में। हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट होता है। सीबो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या एसाइटिस, ठीक है। रीनल फेलियर में फॉल्स पॉजिटिव क्यों मिलेगा? क्योंकि रीनल फेलियर में जो एक्सक्रीशन है वो डिफेक्टिव हो जाता है। अगर एक्सक्रीशन डिफेक्टिव होगा, ठीक है, तो लेस देन 4.5 ग्राम डीज़ाइलोज होगा यूरिन में। रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी जो एब्जॉर्प्शन का टाइम है वो कम हो जाता है, तो उतना टाइम ही नहीं है एब्जॉर्ब होने के लिए। रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम में टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ही कम है, एब्जॉर्प्शन के लिए जो टाइम है वो कम है, तो अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सीबो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है दे यूटिलाइज डीज़ाइलोज, ठीक है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन कम होता है। एसाइटिस में सीक्वेस्ट्रेशन होता है डीज़ाइलोज इनटू द थर्ड स्पेसेस, ठीक है, और इसके कारण फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो डीज़ाइलोज का फॉल्स पॉजिटिव 4 केसेस में मिल सकता है: रीनल फेलियर, रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट जो कि मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में, सीबो में और एसाइटिस में, ठीक है। रीनल फेलियर में क्या होगा? रीनल फेलियर में इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होगा। रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहाँ पे मिलता है? रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम कम होगा, तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा, तो यूरिन में उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो रैपिड इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और वोमिटिंग में, यहाँ पे भी फॉल्स पॉजिटिव मिलता है। सीबो में क्या होता है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो डीज़ाइलोज को कंज्यूम कर लेता है, जिससे डीज़ाइलोज एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत कम रहता है, बहुत कम बचता है, तो इसलिए भी यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव आता है। एसाइटिस में सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है ऑफ डीज़ाइलोज इन द थर्ड स्पेस, तो इससे भी एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन का पहला टेस्ट क्या था? पहला टेस्ट था डीज़ाइलोज, जो सबसे स्पेसिफिक होता है। देन वी हैव लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, बट ये जो लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट है ये अब ऑब्सोलीट है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट इज़ नाउ ऑब्सोलीट। एक दूसरा टेस्ट है लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट लैक्टेज डिफिशियंसी के लिए होता है। लैक्टेज डिफिशियंसी के लिए लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है, ठीक है।
अनडाइजेस्टेड लैक्टोज, अगर लैक्टेज का डिफिशियंसी होगा, तो जो लैक्टोज है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अक्यूमुलेट कर जाएगा, बैक्टीरिया उस लैक्टोज पे एक्ट करेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। अगर ब्रेथ में वो 20 ppm से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है। ठीक है, लैक्टेज डिफिशियंसी के कारण जो लैक्टोज है वो कोलोन में अक्यूमुलेट हो गया है। ये जो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज है, दिस विल बी फर्मेंटेड बाय द कोलोनिक बैक्टीरिया, और फर्मेंटेशन के कारण हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो अगर हाइड्रोजन ब्रेथ में 20 ppm से ज़्यादा है, दैट मीन्स लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट किसके लिए करते हैं? लैक्टेज डिफिशियंसी के लिए। जो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज है उसको बैक्टीरिया फर्मेंट करेगा तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ब्रेथ में जो हाइड्रोजन है दैट विल बी मोर देन 20 ppm। तो अगर ब्रेथ में जो हाइड्रोजन है दैट इज़ मोर देन 20 ppm, इट इज़ पॉजिटिव फॉर लैक्टेज डिफिशियंसी, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसके बाद है लैक्टुलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। एक था लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, नाउ वी हैव लैक्टुलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। जो लैक्टुलोज है, दिस इज मेटाबोलाइज्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, लैक्टुलोज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज नहीं होता है। लैक्टुलोज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होता है, कोलोन में मेटाबोलाइज होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो कोलोन में मेटाबोलाइज होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है कोलोन। तो जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा वो 90 मिनट्स के बाद होगा। पर सीबो के केस में, सीबो मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो बैक्टीरिया है जो कि लैक्टुलोज को मेटाबोलाइज कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अगर लैक्टुलोज मेटाबोलाइज हो रहा है तो जो हाइड्रोजन राइज है दैट विल बी लेस देन 90 मिनट्स। तो अगर 90 मिनट्स के अंदर ही हाइड्रोजन राइज है, सो दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ सीबो। और अगर 90 मिनट से ज़्यादा है, दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मली जो लैक्टुलोज होता है वो कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है? कोलोन में मेटाबोलाइज होता है। तो कोलोन में मेटाबोलाइज होता है तो 90 मिनट्स के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, 90 मिनट्स के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। और सीबो के केस में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिट टाइम होगा, यहाँ पे जो पीकिंग टाइम होगा वो लेस देन 90 मिनट्स होगा, मतलब इसको बोलते हैं अर्ली पीकिंग। सीबो के केस में अर्ली पीकिंग मिलता है, यहाँ पे लेस देन 90 मिनट्स में ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ लैक्टुलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। ये जो लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है ये लैक्टेज डिफिशियंसी के लिए है। लैक्टुलोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जो है वो सीबो के लिए होता है। फिर और भी कुछ टेस्ट है जो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो ऑब्सोलीट टेस्ट फॉर मैल एब्जॉर्प्शन क्या है? एसिड स्टियाटोक्रिट टेस्ट, या C14 ट्रायोलीन ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, ये दोनों फैट के लिए है, एसिड स्टियाटोक्रिट टेस्ट या C14 ट्रायोलीन ब्रेथ टेस्ट, ये दोनों फैट एब्जॉर्प्शन के लिए है, बट अब ये ऑब्सोलीट हो गए हैं। प्रोटीन मैल एब्जॉर्प्शन के लिए वी हैव C13 एग वाइट ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फिनॉल एंड पैराक्रिजोल डिटेक्शन इन द यूरिन। तो फैट मैल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्या थे? एसिड स्टियाटोक्रिट और C14 ट्रायोलीन ब्रेथ टेस्ट, पर अब ये ऑब्सोलीट हो गया है। प्रोटीन मैल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है? C13 एग वाइट ब्रेथ टेस्ट, C13 एग वाइट ब्रेथ टेस्ट। यहाँ पे फिनॉल और पैराक्रिजोल होता है यूरिन में। ठीक है, C13 एग वाइट ब्रेथ टेस्ट जो है, C13 एग वाइट ब्रेथ टेस्ट जो है ये प्रोटीन मैल एब्जॉर्प्शन के लिए है। नाउ नोट, स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन, दिस इज़ फॉर पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी। स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन, स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन इज़ फॉर पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी। पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी के लिए स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन है। स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन इज़ फॉर पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद वी हैव फीकल अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। फीकल अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन
ये तो हमने पढ़ा था इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया में। फीकल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, फीकल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये होता है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया का। इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया में ये टेस्ट होता है, सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है। कौन सा? फीकल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन टेस्ट। देन नीरा, दैट इज नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस। नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस, दिस इज अ न्यूयर टेस्ट फॉर malabsorption. Near infrared reflectance analysis, near infrared reflectance analysis, this is a newer test for malabsorption. नीरा का फुल फॉर्म क्या है? नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एब्जॉर्प्शन, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस, दिस इज अ न्यू टेस्ट फॉर malabsorption. नियर इंफ्रारेड reflectance analysis, near infrared reflectance analysis, this is a new test for malabsorption. डिजीज़ डायग्नोस्ड ऑन बायोप्सी, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो बायोप्सी पे 100% डायग्नोस्टिक होता है। विपल्स डिजीज़, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया और ए गामा ग्लोबिनीमिया। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ए गामा ग्लोबिनीमिया और विपल्स डिजीज़, ये बायोप्सी पे 100% डायग्नोस्ड हो जाते हैं। एक नया टेस्ट क्या है? नीरा, दैट इज़ नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस एनालिसिस। पैनक्रिएटिक इनसफिशिएंसी के लिए स्टूल इलास्टेज और काइमोट्रिप्सिन। फिर फीकल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए है? इंटेस्टाइनल लिम्फेंजेक्टेसिया के लिए। फिर वी हैव शिलिंग टेस्ट. शिलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ विटामिन B12 deficiency. Schilling test is to evaluate the cause of vitamin B12 deficiency. विटामिन B12 का डिफिशियंसी किस रीज़न के कारण हो रहा है, वो कैसे पता चलता है? शिलिंग टेस्ट के कारण, ठीक है। तो दिस इज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ विटामिन B12, दैट इज़ कोबालामिन malabsorption. यहाँ पे क्या करता है? फेज़ 1 में हम 1000 माइक्रोग्राम ऑफ अनलेबल्ड विटामिन B12 देते हैं इंट्रामस्कुलरली टू सैचुरेट द टिश्यू स्टोर्स, ठीक है। कितना देता है? 1000 माइक्रोग्राम ऑफ अनलेबल्ड, दैट इज़ नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलरली। और ये क्यों दे रहे हैं? टू सैचुरेट द स्टोर्स. सो गिव 1000 माइक्रोग्राम of unlabeled vitamin B12 intramuscularly to saturate the stores, ठीक है। then give 1 microgram of oral radio labeled vitamin B12. पहले अनलेबल्ड देंगे, फिर लेबल्ड देंगे, ठीक है। अनलेबल्ड 1000 माइक्रोग्राम देता है, लेबल्ड 1 माइक्रोग्राम देंगे। देन चेक फॉर विटामिन B12 लेवल्स इन द यूरिन, फिर यूरिन में विटामिन B12 का लेवल्स देखेंगे, ठीक है। इफ़ लेस देन 7% एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। यूरिन में जो एक्सक्रीशन है वो लेस देन 7% है, मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो एक्सक्रीट ही नहीं होगा। तो अगर लेस देन 7% है, मतलब दैट इज़ पॉजिटिव टेस्ट, इट इंडिकेट्स malabsorption. अगर 7 to 10% है, दैट मीन्स नॉर्मल. 7 to 10% नॉर्मल, ठीक है। 7 से कम है, मतलब इट इंडिकेट्स malabsorption. 7% से ज़्यादा है, 7 to 10 है, ठीक है। 7 to 10 है मतलब नॉर्मल है, 7 to 10% है मतलब नॉर्मल है। तो शिलिंग टेस्ट में क्या करना है? सबसे पहले हम अनलेबल्ड, दैट इज़ नॉन रेडियो एक्टिव विटामिन B12 इंट्रामस्कुलरली देते हैं, 1000 माइक्रोग्राम देंगे ताकि सारा स्टोर्स जो है वो सैचुरेट कर दिया जाए। फिर रेडियो लेबल्ड विटामिन B12 देंगे 1 माइक्रोग्राम, फिर यूरिन में विटामिन B12 का लेवल देखते हैं। अगर लेस देन 7% एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो एक्सक्रीट नहीं होगा, मतलब इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ malabsorption. अगर 7 से 10% है मतलब नॉर्मल, ठीक है। 7 से 10% है मतलब नॉर्मल। फिर फेज़ 2 में क्या करेंगे? फेज़ 2 में अब हम कॉज आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है।
पहले तो अगर 7% से लेस है मतलब विटामिन B12 का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब फेज़ 2 हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्यों हो रहा है। तो फेज़ 2 में हम 3 चीज़ें एडमिनिस्टर करेंगे एक एक करके। फेज़ 2 हम तभी परफॉर्म करेंगे जब फेज़ 1 एबनॉर्मल है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब लेस देन 7% एक्सक्रीशन है, तब हम फेज़ 2 करेंगे। फेज़ 2 में पहले इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड करने के बाद अगर जो एक्सक्रीशन है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ सजेस्टिव ऑफ पर्नीशियस अनीमिया। मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर डालने से अगर जो एक्सक्रीशन है वो नॉर्मल हो गया है, मतलब ये जो डिफिशियंसी था वो इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण था। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से डिजीज़ से रिलेटेड है, तो पर्नीशियस अनीमिया से रिलेटेड है। इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद अगर जो एक्सक्रीशन है वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब पर्नीशियस अनीमिया था, क्योंकि पर्नीशियस अनीमिया क्यों होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी के कारण। तो इससे ये कॉज पता चल जाता है। पर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण भी नहीं है तो दूसरा स्टेप है एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे। अगर एंटीबायोटिक्स ऐड करने के बाद एक्सक्रीशन ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, मतलब ये किसी बैक्टीरिया के कारण है, ये सीबो के कारण है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के कारण है। अगर एंटीबायोटिक्स देने से ठीक हो जा रहा है, मतलब जो कॉज है दैट इज़ सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। थर्ड है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। अगर पैनक्रिएटिक एंजाइम्स देने के बाद एक्सक्रीशन जो है वो 10% से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस के कारण था। ठीक है, तो 3 चीज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों के कारण विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो सकता है, या तो पर्नीशियस अनीमिया के कारण हो सकता है, तो यहाँ पे हम इंट्रिंसिक फैक्टर देते हैं, या तो सीबो के कारण हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, या तीसरा है क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस के कारण हो सकता है, तो यहाँ पे हम पैनक्रिएटिक एंजाइम्स देते हैं। ठीक है, इफ़ आफ्टर ऑल फेजेस एक्सक्रीशन रिमेन्स लेस देन 7%, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर देने के बाद, एंटीबायोटिक्स देने के बाद और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स देने के बाद भी अगर जो एक्सक्रीशन है वो लेस देन 7% है, मतलब ये किसी इलियल डिजीज़ के कारण हो रहा है, मतलब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है या सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ इलियम हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन B12 के डिफिशियंसी के लिए हम शिलिंग टेस्ट करते हैं। शिलिंग टेस्ट में हम पहले अनलेबल्ड विटामिन B12 देते हैं ताकि सारा स्टोर्स सैचुरेट कर जाए, फिर लेबल्ड विटामिन B12 देते हैं, फिर यूरिन में उसका लेवल देखते हैं, लेस देन 7% है, मतलब कि विटामिन B12 का मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब हम उसका रीज़न पता करने के लिए फ़ेज़ 2 करते हैं। फ़ेज़ 2 में इंट्रिंसिक फैक्टर ऐड कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, या पैनक्रिएटिक एंजाइम्स ऐड करते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के बाद अगर एक्सक्रीशन इम्प्रूव हो रहा है, मतलब पर्नीशियस अनीमिया, एंटीबायोटिक के बाद अगर एक्सक्रीशन इम्प्रूव हो रहा है, मतलब सीबो, और पैनक्रिएटिक एंजाइम के बाद अगर इम्प्रूव कर रहा है, मतलब क्रॉनिक पैनक्रिएटाइटिस, और अगर सारे फेज़ देने के बाद भी जो एक्सक्रीशन है वो 7% से कम है, मतलब इलियल डिजीज़।